सपना और दीप्ति दो सगी बहनें थीं। सपना काली तो दीप्ति गोरी थी। जिस तरह दोनों बहनों के रंग में जमीन आसमान का अंतर था, उसी तरह उनके स्वभाव में भी जमीन आसमान का अंतर था। गोरी बहन दीप्ति जिद्दी और नकचढ़ी थी, तो काली बहन सपना सुलझी हुई और समझदार थी। रविवार का दिन था। सपना और दीप्ति के कॉलेज की छुट्टी थी। सुबह के 7 बज गए थे, लेकिन दीप्ति अभी तक सो रही थी। वहीं सपना सुबह 6 बजे उठकर रसोई में जाती है, जहां उसकी माँ कमला सबके लिए नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी। माँ, कल रात आपके सर में दर्द था ना? आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। सबके लिए नाश्ता और खाना मैं बना दूंगी। तू भी तो देर रात तक पढ़ाई करती है, सुबह जल्दी उठ जाती है। तेरी नींद पूरी नहीं होती होगी तो कितना काम कर पाएगी? अभी तो घर की साफ सफाई भी बाकी है। कोई बात नहीं माँ, मैं सारे काम कर दूंगी। तू तो सुबह उठकर घर का काम करने आ जाती है, लेकिन दीप्ति 12-12 बजे तक सोती रहती है। उसे तो घर की जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। जाकर उससे कहती हूँ कि घर के काम में तेरा हाथ बटाए। कमला दीप्ति के कमरे में जाकर उसे जगाती है। क्या बात है माँ, क्यों सुबह सुबह जगा रही हो? आज संडे है, आज तो देर तक सोने दो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सपना घर का काम कर रही है, जाकर उसकी मदद कर। क्या? मैं घर का काम करूंगी? मेरे गोरे गोरे हाथ काले पड़ जाएंगे। काम करने से गोरे हाथ काले नहीं पड़ते। काम तो तुझे करना ही पड़ेगा, यहाँ नहीं तो ससुराल में करना पड़ेगा। मैं किसी अमीर लड़के से शादी करूंगी जहां बहुत सारे नौकर चाकर होंगे। मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा कहकर दीप्ति चादर से अपना मुंह ढक कर सो जाती है। सपना घर का सारा काम निपटाकर सबके लिए नाश्ता बनाती है। ये लो माँ, अदरक वाली चाय। पिताजी के लिए इलायची वाली चाय। मैंने गरम गरम आलू के पराठे और धनिया की चटनी बनाई है। आप लोग जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। कमला, हमारी बेटी सपना कितनी संस्कारी और समझदार है, लेकिन इसका रंग काला है। कौन इससे शादी करेगा? सपना के बाबा, दिल छोटा मत कीजिए। हमारी सपना बहुत गुणवान है, इसे अच्छा लड़का जरूर मिलेगा। सपना अपने माता पिता को गरम गरम आलू के पराठे खाने के लिए देती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन दोनों बहनें कॉलेज से घर लौट रही थी। तभी उन्होंने देखा कि बीच सड़क पर काफी भीड़ लगी हुई थी। दीप्ति, वहां देख, ऐसा लगता है किसी का एक्सीडेंट हो गया है। चल चलते हैं, शायद उन्हें हमारी मदद की जरूरत हो। तुझे जाना है तो जा, मैं नहीं जाऊंगी। आज मुझे ब्यूटी पार्लर जाकर पेडिक्योर और मैनिक्योर करवाना है। धूप में निकलने के कारण मेरे गोरे गोरे हाथ पैर काले पड़ गए हैं। दीप्ति घर चली जाती है, लेकिन सपना भीड़ की तरफ जाती है। वहां जाकर उसने देखा कि एक गाड़ी में एक सुंदर सा नौजवान और एक बूढ़ी महिला, जो शायद उस युवक की मां थी, दोनों घायल हालत में बेहोश पड़े थे। लोग उन्हें देख तो रहे थे, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। इन्हें जल्दी अस्पताल नहीं ले जाया गया तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। सपना जल्दी से एक टैक्सी बुलाती है और दोनों माँ बेटे को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाती है, जहां वो दोनों का इलाज करवाती है। वो फोन करके अपने माता पिता को सारी बात बताती है। सपना के माता पिता भी वहां पहुंच जाते हैं। दोनों घायल माँ बेटे को होश आ जाता है। सारी बात जानकर वे सपना का बहुत धन्यवाद करते हैं। सपना बेटी, तुमने मेरी और मेरे बेटे कबीर की जान बचाई है। मुझे अपने बेटे के लिए तुम्हारी तरह ही समझदार बहू की तलाश थी। कात्यायनी अस्पताल में ही सपना के माता पिता से सपना और कबीर की शादी की बात कर लेती है। लेकिन जब वो शादी का शगुन लेकर सपना के घर आते हैं तो उनकी मुलाकात दीप्ति से होती है। मुझे तो पता ही नहीं था कि सपना की कोई बहन भी है। जिस तरह सपना गुणवान और समझदार है, उसकी बहन भी वैसे ही होगी। भाई साहब, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं दीप्ति की शादी अपने छोटे बेटे करण से करना चाहूंगी। भला मुझे क्यों एतराज होगा बहन जी? दोनों बहनें एक साथ रहेंगी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? कात्यायनी दीप्ति की शादी अपने छोटे बेटे करण के साथ तय कर देती है। कुछ ही दिनों में सपना की शादी कबीर के साथ और दीप्ति की शादी करण के साथ हो जाती है। शादी के बाद दोनों बहनें ससुराल आ जाती हैं। कबीर और करण दोनों अपने पिता का बिजनेस संभाल रहे थे। शादी के दूसरे ही दिन से सपना घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। माँ जी, ये लीजिए चाय। तूने चाय क्यों बनाई बहू? हमारे घर में ये काम नौकर चाकर करते हैं। माँ जी, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। मायके में मैं घर के सारे काम किया करती थी। अब यहाँ सारा दिन आराम करूंगी तो बोर हो जाऊंगी। घर के काम में बिजी रहूंगी तो मेरा मन लगा रहेगा। आप चाय पीजिए, मैं सबके लिए गर्मा गर्म कचौरी और सब्जी बनाकर लाती हूँ। दीप्ति बहू क्या कर रही है? माँ जी, वो अभी सो रही है। सपना रसोई में जाकर सबके लिए कचौरी और सब्जी बनाती है। सारे लोग जब नाश्ता करते हैं
आज बरसों के बाद इतना अच्छा खाना खाने को मिला है। आज नाश्ता सपना बहू ने बनाया है। नौकरों के हाथ के बने खाने में स्वाद ही नहीं आता था। आज भाभी के हाथ के बने खाने को खाकर ऐसा लग रहा है कि बस खाता ही रहूं। पेट तो भर गया लेकिन दिल नहीं भरा। दीप्ति, क्या तुम्हें भी भाभी की तरह अच्छा अच्छा खाना बनाना आता है? नहीं, मैं तो कभी किचन में जाती ही नहीं हूँ। दीदी का रंग तो पहले से ही काला है, लेकिन आग के सामने खड़े होकर काम करने से मेरा गोरा रंग काला पड़ जाएगा। दीप्ति बहू, घर का काम करने से कोई काला नहीं होता। काले या गोरे रंग से कोई खूबसूरत या बदसूरत नहीं होता। मैंने सपना में जो इंसानियत देखी है वो कहीं नहीं देखी। सपना ने आते ही इस घर को अपना समझा। तुम भी इस घर को अपना समझोगी तो हमें अच्छा लगेगा। सास की बात दीप्ति को बहुत बुरी लगती है। वो अपने कमरे में आ जाती है। सपना, मेरी टाई कहाँ है? मेरी टाई नहीं मिल रही। आपकी टाई, कपड़े, जूते, मोजे सब बेड पर रखे हैं, और ये रहा आपका लंच बॉक्स। समय पर खाना खा लेना। मैंने आपकी पसंद का मटर पुलाव और पनीर की सब्जी बनाई है। तुम्हें मेरी पसंद के बारे में कैसे पता चला? मैंने माँ जी से सब पूछ लिया है कि आपको खाने में क्या क्या पसंद है। तुम्हारे जैसी पत्नी हर लड़के को मिलनी चाहिए। अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूं। दोनों भाई गाड़ी में बैठकर ऑफिस चले जाते हैं। दोपहर में कबीर करण को खाने के लिए बुलाता है। भैया, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है। खाना आता ही होगा। क्यों? तुझे दीप्ति ने लंच नहीं दिया? कैसा लंच? सपना ने मुझे लंच पैक करके दिया है। मेरा मनपसंद मटर पुलाव और पनीर की सब्जी। करण जब लंच खोलता है तो उसमें 2 लोगों का खाना था। अरे, सपना ने तेरे लिए भी खाना दिया है। चल, दोनों खाना खाते हैं। दोनों भाई साथ में खाना खाने लगते हैं। तभी करण के पास दीप्ति का फोन आता है। करण, मुझे शॉपिंग पर जाना है। ड्राइवर से कहो गाड़ी लेकर घर आ जाए, और हाँ, मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए डाल दो। ठीक है। तुम सपना भाभी को भी अपने साथ ले जाना। उन्हें भी शॉपिंग करा देना। उस काली कलूटी सपना को शॉपिंग करने की क्या जरूरत है? वो तो जो भी कपड़े पहनेगी नौकरानी जैसी लगेगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो दीप्ति? सपना तुम्हारी बहन है। बहन है तो क्या हुआ? मैं उसकी सारी चाल समझती हूँ। तुमने देखा नहीं, नौकरों के होते हुए उसने खाना बनाया। वो सबकी नजरों में अच्छी बनना चाहती है। वो रंग से ही नहीं, दिल से भी काली है। बस बहुत हो गया दीप्ति। अब मैं सपना भाभी के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। करण ने दीप्ति के लिए गाड़ी भेज दी और 50,000 रुपए भी दे दिए। लेकिन दीप्ति शॉपिंग पर अकेली चली गई। शाम को जब करण और कबीर घर वापस लौटे तो सपना ने कहा, आप दोनों थक गए होंगे, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए। मैं सबके लिए चाय और पकौड़े बनाकर लाती हूँ। थोड़ी देर में सपना सबके लिए चाय और पकौड़े बनाकर लाती है। तभी दीप्ति शॉपिंग करके वापस आ जाती है। करण, आज हम दोनों बाहर डिनर पर चले? नहीं दीप्ति, मैं बहुत थक गया हूं। मैं आराम करना चाहता हूं। हमारी नई नई शादी हुई है, लेकिन ना तो हम हनीमून पर गए और ना ही आप मुझे कहीं घुमाने ले गए। मैं सारा दिन घर पर बोर होती हूँ। नई नई शादी तो कबीर भैया और सपना भाभी की भी हुई है, लेकिन सपना भाभी ने यहां आते ही घर संभाल लिया। तुम बोर हो जाती हो तो घर के काम में सपना भाभी की मदद क्यों नहीं करती? मैं इतनी गोरी और सुंदर हूँ, घर का काम करती हुई अच्छी थोड़ी लगूंगी। अब चलो तैयार हो जाओ, हम डिनर के लिए चल रहे हैं। करण को ना चाहते हुए भी दीप्ति के साथ डिनर पर जाना पड़ता है। दोनों डिनर करके देर रात घर लौटते हैं। तब तक सभी लोग खाना खाकर सो चुके थे। देर से सोने के कारण करण को दूसरे दिन जागने में भी देर हो जाती है। ओहो, दिन के 10 बज गए हैं। मैं सोता ही रह गया। करण हड़बड़ाता हुआ कमरे से बाहर आता है, जहां कात्यायनी सोफे पर बैठी हुई थी। माँ, भैया कहाँ है? वो तो ऑफिस चला गया। कहकर गया है कि अगर तेरा आराम करने का मन हो तो आज छुट्टी कर ले। नहीं माँ, आज तो हमारी बहुत जरूरी क्लाइंट मीटिंग है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। करण बिना खाए पिए हड़बड़ी में ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि मीटिंग खत्म हो चुकी थी और क्लाइंट जा चुका था। सॉरी भैया, मैं वो कल रात। कोई बात नहीं करण, शादी के बाद ये सब तो होता ही है। दोनों भाई बात कर ही रहे थे कि तभी करण के पास दीप्ति का फोन आता है। करण, कल रात तुमने वादा किया था कि आज हम दोनों मूवी देखने चलेंगे, लेकिन तुम ऑफिस चले गए। जल्दी से घर आओ। नहीं दीप्ति, मैं अभी घर नहीं आ सकता। अगर तुम अभी घर नहीं आए तो मैं मायके चली जाऊंगी। चली जाओ और वापस कभी मत आना। लगता है मैंने करण को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। मुझे खुद में थोड़ा बदलाव लाना होगा। दीप्ति खुद को बदलने की कोशिश करने लगती है और सपना के काम में मदद करने लगती है। मुंबई में रहने वाली धनिका को पहाड़ों पर घूमना बहुत पसंद था। वो हर बार छुट्टियों में माता पिता से पहाड़ों पर घूमने की जिद करती।
संयोग से धनिका की शादी ऐसे लड़के से हो जाती है जिसका घर पहाड़ों पर होता है। मम्मी, मेरी कॉलेज की छुट्टियां पड़ रही हैं, चलो ना कहीं पहाड़ों पर घूम आते। धनिका बेटी, अभी 2 महीने पहले तो तू अपनी सहेलियों के साथ मनाली घूमने गई थी। तू अभी पढ़ाई कर ले, तेरी परीक्षाएं होने वाली हैं। तेरी परीक्षा के बाद मैं तुझे पहाड़ों पर जरूर ले चलूंगी। पक्का ले चलूंगी ना? हाँ बाबा, ले चलूंगी। लेकिन इस बार मैं पूरे 10 दिन के लिए पहाड़ों पर जाऊंगी। तुम पापा से कह देना अपने ऑफिस से लंबी छुट्टी ले ले। ठीक है, लेकिन अभी तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ठीक है माँ। लेकिन धनिका का पूरा ध्यान पहाड़ों पर ही था। जैसे तैसे उसने परीक्षा दी और परीक्षा खत्म होते ही वो अपने माता पिता से पहाड़ों पर चलने की जिद करने लगी। पापा चलिए ना, हम पहाड़ों पर घूम आते हैं, मेरा बहुत मन हो रहा है पहाड़ों पर जाने का। धनिका बेटी, मैंने तो पहले ही लेह पर 10 दिनों के लिए रिसॉर्ट बुक कर लिया है। कल ही हमें निकलना है। तू सामान पैक कर ले। ओह पापा, आप कितने अच्छे हैं। लेह में 10 दिन का वेकेशन, कितना मजा आएगा। धनिका अपने कमरे में जाकर सामान पैक करने लगती है। वो 10 दिन तक पहनने के लिए अलग अलग स्टाइलिश गर्म कपड़े और शूज रख लेती है। दूसरे दिन वो तीनों लेह के लिए रवाना हो जाते हैं। लेह पहुंचते ही उन्हें बहुत कड़ाके की सर्दी लगने लगती है। धनिका के पापा, यहाँ तो बहुत ठंड है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कुल्फी जम जाएगी। जल्दी से रिजॉर्ट में चलिए। ओहो माँ, हम यहाँ ठंड का मजा लेने आए, ठंड तो लगेगी ना। तू ठंड का मजा ले, मुझे बीमार नहीं पड़ना है। मैं तो कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। चिंता मत करो मनोरमा, हम बस रिसॉर्ट पहुंचने ही वाले हैं। वहां कमरे में अंगीठी होगी जिसकी गर्माहट से तुम्हें आराम मिलेगा। थोड़ी देर बाद वो तीनों रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचते ही मनोरमा और निश्चल कमरे के अंदर बैठकर कॉफी पीने लगते हैं। लेकिन धनिका कमरे से बाहर बर्फबारी का आनंद ले रही होती है। बहुत देर हो गई है, धनिका को अंदर बुला लीजिए। निश्चल धनिका को फोन करके रिजॉर्ट में आने के लिए कहता है। थोड़ी देर में आती हूँ पापा, मैं बर्फ में स्केटिंग कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना, तेरी माँ चिंता कर रही है। थोड़ी देर के बाद धनिका रिजॉर्ट में आ जाती है। माँ पापा, बाहर मौसम कितना सुहाना है, दिल करता है यहीं रह जाऊं। शहर की भीड़भाड़ और गाड़ियों के शोर से बिल्कुल अलग, यहाँ बहुत शांति है। कुदरत हमारे इतने करीब है और आप लोग यहाँ रजाई में बैठे हैं। चले ना बाहर घूम कर आते हैं। नहीं धनिका, आज बहुत देर हो गई है, रात होने वाली है। हम कल सुबह घूमने चलेंगे। ठीक है पापा। दूसरे दिन वो तीनों घूमने निकलते हैं और वहां के सर्द मौसम का आनंद लेते हैं। 10 दिनों तक धनिका ने पहाड़ों पर खूब मजे किए। 10 दिन बाद वो तीनों वापस लौटकर मुंबई आ गए। धनिका के कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी। मनोरमा और निश्चल उसकी शादी के लिए लड़का देख रहे थे। संयोग से मनोरमा की बहन किशु ने एक लड़के के बारे में बताया जो दार्जिलिंग का रहने वाला था और वहीं जॉब भी करता था। मनोरमा निश्चल को लड़के की तस्वीर दिखाती है। धनिका के पापा, ये राजीव है, सरकारी नौकरी है, दार्जिलिंग में रहता है। मुझे धनिका के लिए ये लड़का पसंद है। आपकी क्या राय है? मेरा ख्याल है कि हमें अपनी राय बनाने से पहले धनिका से पूछ लेना चाहिए। मनोरमा और निश्चल धनिका को सारी बात बताते हैं। ये सुनकर कि लड़का पहाड़ों पर रहता है, धनिका शादी के लिए तुरंत हाँ कर देती है। पहाड़ों में ससुराल, कितना मजा आएगा। माँ, चारों तरफ हरियाली होगी, बर्फबारी होगी, सड़क पर बर्फ की चादरें बिछी होंगी। हाय, पेड़ों की पत्तियां बर्फ से ढकी होंगी। कितना सुहाना मौसम होगा। माँ पापा, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। धनिका के हाँ कहते ही मनोरमा और निश्चल रिश्ते की बात करने दूसरे दिन दार्जिलिंग जाते हैं। लड़के वाले भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। कुछ ही दिनों में धनिका की शादी राजीव के साथ हो जाती है। शादी के बाद धनिका ससुराल आती है। कुछ दिनों तक तो उसे बहुत आनंद आता है, लेकिन जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, ठंड के मारे धनिका की हालत खराब होने लगती है। माँ जी, पानी बहुत ठंडा है, इतने ठंडे पानी से मैंने कभी बर्तन नहीं धोए। क्यों ना हम एक काम वाली रख ले, कम से कम बर्तन धोने और पोछा लगाने से तो आराम मिलेगा। धनिका बहू, पहाड़ों पर काम वाली नहीं मिलती, यहाँ सबको अपने घर का काम खुद ही करना पड़ता है। तू बर्तन धोने के लिए पानी गर्म कर ले। ठीक है माँ जी। पानी बर्फ की तरह ठंडा था, जिसे गर्म करने में काफी वक्त लग जाता था, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। धनिका पानी गर्म करके घर के काम कर रही थी, तभी उसकी सास रजनी ने कहा, धनिका बहू, घर के काम हो गए हो तो जल्दी से हमें काढ़ा बना कर दे दे। कैसा काढ़ा माँ जी? मैं चाय बना देती हूँ। चाय बाद में बना देना, पहले तू काढ़ा बना दे। यहाँ ठंड से बचने के लिए हम लोग स्पेशल काढ़ा बनाते हैं, जो पहाड़ों पर ही बनाई जाती है। ये काढ़ा हमें सर्दियों से बचाता है। रजनी धनिका को काढ़ा बनाना बताती है, जिसके बाद धनिका सास ससुर के लिए काढ़ा बनाती है और उन्हें पीने के लिए देती है। इसके बाद वो घर के दूसरे काम में लग जाती है। काम खत्म होने के बाद, कितनी ठंड हो रही है, नहाने की हिम्मत नहीं हो रही। ऐसा करती हूँ, आज रहने देती हूँ, कल नहा लूंगी। बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ।
धनिका आराम करने जा ही रही थी कि उसकी सास ने आवाज दी, बहू हमारी चाय नहीं आई। जी माँ जी अभी लाई। धनिका सास ससुर को चाय बना कर देती है। बहू मैंने कहा था ना कि ठंड से बचने के लिए हमें हर 1 घंटे पर कुछ ना कुछ गर्म पीना पड़ता है। तू भी 1 कप चाय पी ले और 1 घंटे बाद हमारे लिए कॉफी बना देना। ठीक है माँ जी। धनिका 1 घंटे बाद सास ससुर को कॉफी बना कर देती है। धनिका बहू, शाम को हमारे लिए गरम गरम सूप बना देना। हरी सब्जियों का सूप पीने से खून की कमी नहीं होती और शरीर में गर्माहट बनी रहती है। ठीक है पिताजी। थोड़ी देर में खाने का वक्त हो जाता है और धनिका सबको खाना खिलाती है। खाने के बाद थकी हारी धनिका बिस्तर पर जाकर लेट जाती है और उसकी आंख लग जाती है। 1 घंटे बाद ही रजनी उसे जगा देती है। धनिका बहू तू यहाँ कमरे में सो रही है, हम तो गर्मा गर्म सूप की राह देख रहे थे। सॉरी माँ जी, मुझे नींद आ गई थी, मैं अभी सूप बना देती हूँ। धनिका किचन में जाकर सूप बनाने लगती है। यार मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। पहाड़ों पर शादी करके गलती कर दी। सोचा था बर्फ की वादियों में पति के साथ रोमांस करूंगी, लेकिन राजीव को तो ऑफिस के काम से फुर्सत नहीं है और मुझे घर के काम से। वो सूप बनाकर सास ससुर को देती है, जिसके बाद जब वो किचन में आती है, उफ, किचन में जूठे बर्तनों का अंबार लगा है, जिसमें से खाने के बर्तन कम, चाय कॉफी काढ़ा और सूप के बर्तन ज्यादा है। वो पानी गर्म करके बर्तनों को धोने लगती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। ठंड बढ़ती जा रही थी। कई दिनों से सूरज भी नहीं निकला था, मानो दिन होता ही नहीं हो। ठंड के कारण धनिका के हाथ पैर नीले पड़ गए थे। एक रात जब धनिका और राजीव सोने के लिए कमरे में गए तो रजनी कमरे में आती है। धनिका बहू ये ले रजाइयां, इन्हें ओढ़कर सोना। लेकिन माँ जी हमारे पास तो पहले से एक रजाई है, आप 2 रजाई और क्यों ले आई? धनिका, ये जनवरी का महीना है, जैसे जैसे रात गहरी होगी ठंड बढ़ती जाएगी। ठंड से बचने के लिए हमें 3-3 रजाइयां ओढ़नी पड़ती हैं। 3-3 रजाइयों के बोझ तले दबकर मेरी जान न निकल जाए। अगर 3-3 रजाइयां नहीं ओढ़ी तो ठंड से तुम्हारी जान निकल जाएगी। धनिका को 3-3 रजाइयां ओढ़कर सोना पड़ता है। आधी रात होते ही ठंड बहुत बढ़ जाती है। माँ जी ने ठीक कहा था, 3-3 रजाइयां नहीं ओढ़ी तो ठंड से मर जाऊंगी। इधर धनिका के माता पिता को उसकी याद आ रही थी। मनोरमा, बहुत दिनों से धनिका से बात नहीं हुई, जरा उससे फोन करके उसका हालचाल तो पूछो। मजे में होगी, पहाड़ों में ससुराल मिला है, बर्फ में खेल रही होगी। मनोरमा धनिका को फोन करती है। धनिका बेटी कैसी है तू? पहाड़ों पर मजा तो आ रहा है ना? कहाँ माँ, 10 दिन के लिए रिजॉर्ट में रहकर पहाड़ों पर घूमना और पहाड़ों में ससुराल होने में बहुत फर्क है। यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, जिससे बचने के लिए मुझे हर 1 घंटे पर चाय कॉफी काढ़ा और सूप बनाना पड़ता है। ढेर सारे बर्तन धोने पड़ते हैं। रात को 3-3 रजाई ओढ़कर सोना पड़ता है। नहाने से पहले कई बार सोचती हूँ, हिम्मत ही नहीं होती। माँ पहाड़ों पर घूमना तक तो ठीक था, पर पहाड़ों पर ससुराल नहीं होनी चाहिए। धनिका बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरी सास से बात करके कुछ दिनों के लिए तुझे मुंबई बुला लूंगी। कुछ दिनों से क्या होगा माँ, अब तो मुझे सारी जिंदगी यही रहना है। काश राजीव का तबादला हो जाता। अब हम कर भी क्या सकते हैं बेटी, अब तो तेरा ससुराल पहाड़ों पर है तो तुझे रहना ही होगा। लेकिन उस दिन जैसे भगवान ने धनिका की सुन ली। शाम को जब राजीव ऑफिस से घर लौटा तो उसने ऐसी बात बताई जिसे सुनकर धनिका की जान में जान आई। माँ, पिताजी, मेरा तबादला हो गया है। 15 दिन के अंदर मुझे दिल्ली जाना होगा। अगले हफ्ते मैं और धनिका दिल्ली चले जाएंगे। ये तो अच्छी बात है बेटा, वरना यहाँ ठंड के कारण बहू की हालत बिगड़ जाती। तुम दोनों अपना ध्यान रखना। जी पिताजी। ये खबर सुनकर धनिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने फोन करके अपने माता पिता को ये खुशखबरी दी। दूसरे दिन से वो दिल्ली जाने की तैयारी करने लगी। सारे सामान पैक करके तैयार कर लिए। अगले हफ्ते राजीव और धनिका दिल्ली आ गए और रहने के लिए किराए का घर ढूंढ लिया। माना कि दिल्ली में बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन पहाड़ों की ठंड ने तो हालत ही बुरी कर दी थी। धनिका ने अब काम करने के लिए कामवाली रख ली। उसे हर 1 घंटे पर चाय कॉफी और काढ़ा बनाने से भी फुर्सत मिल गई थी।